हाय फ्रेंड्स, एक वीडियो मैंने शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसे खींचे हैं उसके बारे में अपलोड किया था। उसमें कई सारे क्वेश्चंस आए थे, तो उस क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए, क्योंकि मैंने उसमें पहले भी बताया था कि मैंने कुछ चीज़ें हैं जो नहीं बताया है, तो ये वीडियो जो है उसी का एक्सटेंशन है उस वीडियो का। तो जो चीज़ें मैंने उस वीडियो में नहीं बताई थी, मैं कोशिश करूँगा कि बाकी चीज़ें इस वीडियो में कवर कर लूँ। तो अगर आप बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स के बारे में कुछ और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को देखते रहिए। चलिए, बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स जो है मेन बैकबोन है स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का। और आप कहीं भी जाएंगे, कहीं भी इंटरव्यू देने जाओ, या अगर आप डिजाइन इंजीनियरिंग फील्ड में रहोगे तो ये तो हमेशा से ही आपको जरूरत पड़ेगी। बट ये एक, जैसे बच्चों से हमेशा कोई क्या पूछता है, मैथ्स पूछता है, उसी तरह एक सिविल इंजीनियर से गाहे बगाहे कोई भी बेंडिंग मोमेंट डायग्राम पूछने लगता है। तो एक मेरा अपना ओपिनियन है कि नॉट ओनली द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम्स, आपको, चूंकि आप सिविल इंजीनियर हो तो आपको ये सारी चीजें अच्छी तरह से आनी चाहिए समझ में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं साइन कन्वेंशन की। एक्चुअली साइन कन्वेंशन एक कन्वेंशन है, और कन्वेंशन का मतलब होता है कि आप अपने हिसाब से साइन को एज्यूम कर सकते हो। तो पहले बात करते हैं शेयर फोर्स की। तो शेयर फोर्स का जो साइन कन्वेंशन है, मेरा जो कन्वेंशन है मैं आपको बता रहा हूँ, और अगर आप भी वही अडॉप्ट करोगे तो आपको भी आसानी होगी मेरी चीजें समझने में। तो ये चीज देख लो कि जैसे शेयर फोर्स जब भी हम लोग खींचते हैं तो क्या करते हैं, एक सेक्शन कंसीडर करते हैं। मान लीजिए ये सेक्शन है एक्स एक्स, और जो हमारा शेयर फोर्स है अगर सेक्शन के लेफ्ट साइड में अपवर्ड है या सेक्शन के राइट साइड में डाउनवर्ड है, तो ऐसे शेयर फोर्स को कहेंगे पॉजिटिव शेयर फोर्स। मैं अभी और थोड़ा इसको इलाबोरेट करके समझाऊंगा। अभी आप इसको याद करिए कि लेफ्ट अपवर्ड, राइट डाउनवर्ड इज कॉल्ड पॉजिटिव शेयर फोर्स। उसी तरह अगर यही सेक्शन है और राइट में अपवर्ड है, लेफ्ट में डाउनवर्ड है, इसको कहेंगे नेगेटिव शेयर फोर्स। अब आइए इसको थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि ये कोई बीम है और ये दो सपोर्ट्स हैं इसके, और इस पे कोई फोर्स लग रहा है, मान लीजिए पी फोर्स लग रहा है। तो सेंटर पे लग रहा है, तो ये क्या हो जाएगा रिएक्शन, P/2, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैंने एक सेक्शन लिया, ये सेक्शन, ठीक है, यही वाला सेक्शन मान लीजिए एक्स एक्स है। अगर हम एक्स एक्स के लेफ्ट साइड में बात करें तो ये है P/2, शेयर फोर्स है P/2, और यहां पे शेयर फोर्स क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव। चलिए अब इसी को हम जरा इस साइड से कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आता है। हम लोग इस सेक्शन के राइट साइड से कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा, ये डाउनवर्ड, तो शेयर फोर्स हम फिर से लिखते हैं, शेयर फोर्स फ्रॉम राइट साइड ऑफ सेक्शन। अब जब हम इधर से कैलकुलेट करके देखें तो P है डाउनवर्ड, तो इसको लिख देते हैं -P, P/2 है अपवर्ड, तो लिखते हैं +P/2, तो हो जाएगा -P/2। लेकिन हमने यहां पे क्या सीखा कि अगर सेक्शन के राइट साइड डाउनवर्ड आए, निगेटिव का मतलब डाउनवर्ड अगर है, तो उसको भी हम पॉजिटिव शेयर फोर्स कहेंगे। इसका मतलब शेयर फोर्स जो होगा इज इक्वल टू स्टिल P/2 एंड दिस इज पॉजिटिव। अब मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप हो गया होगा, ये पॉजिटिव नेगेटिव का चक्कर क्या होता है। अगर अब इसका शेयर फोर्स खींचना मैं नहीं बताऊंगा, ये तो आप खींच ही सकते हो, मैंने तो बहुत एडवांस लेवल तक बताया है, आप इजीली खींच के देख लेना।
शेयर फोर्स जो है कहाँ पे अपना रूट चेंज करता है और क्या करता है। चलिए अब चलो आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं हम लोग बेंडिंग मोमेंट पे। साइन कन्वेंशन शेयर फोर्स हो गया, बेंडिंग मोमेंट। अब बेंडिंग मोमेंट में क्या करना है कि मान लीजिए कोई बीम है, सपोज करिए, इसमें और भी थोड़ी थोड़ी चीजें और भी बताऊंगा मैं। बीम है, मान लीजिए कि बीम है और यहाँ पे इसके दो सपोर्ट्स लगे हैं, ये सिंपली सपोर्टेड है और इस पे कुछ पी लोड लग रहा है। तो ये किस तरह से बेंड होगा, ये जो है ऐसे ऐसे बेंड हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है रेफरेंस प्लेन हमको ढूंढना है। ये अगर यहाँ पे फोर्स P लग रहा है तो अगर हम ऊपर से आंख अगर हमने अपना ऊपर रखा, ये हमारा आई है, ऊपर से अगर हम देखेंगे तो ये हमें क्या दिखेगा, यहां से सैगिंग दिखेगा। लेकिन अगर हम इसी चीज को नीचे से देखें, अगर हम नीचे से व्यू करेंगे तो ये हमें हॉगिंग दिखेगा। तो हॉगिंग और सैगिंग जो है वो डिपेंड करता है कि आप किधर से देखते हो। तो सबसे पहली बात कि आपको एक रेफरेंस फेस चूज करना है। नॉर्मली बीम के केस में हम जो अपर फेस है उसको रेफरेंस फेस मानते हैं। तो रेफरेंस फेस के हिसाब से अगर सैगिंग है तो ये पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट होगा, और अगर हॉगिंग है तो नेगेटिव। यही चीज अगर पोर्टल फ्रेम होता है, अगर मान लीजिए कि हम लोग कोई पोर्टल फ्रेम का एनालिसिस कर रहे हैं, ये अगर मान लीजिए कोई पोर्टल फ्रेम है तो पोर्टल फ्रेम में जो रेफरेंस फेस होता है आउटर फेस इज रेफरेंस फेस। यानी अगर आप रेफरेंस फेस के हिसाब से अगर हॉगिंग यानी अगर ऐसे बेंड कर रहा है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट। इसी तरह अगर यहाँ पे ऐसे होगा तो पॉजिटिव, और अगर बाहर की तरफ हॉगिंग हो जाता है तो वैसे केसेस में उसको नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट है। अब एक थोड़ा सा इस पे और क्लोजर लुक डालते हैं। ये तो हो गया, आप समझ गए होंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, अगर ये बीम इस तरह से बेंड होता है तो एक्चुअली क्या होता है, ये इस तरह से कुछ हो जाता है, ऐसा हो जाता है बीम बेंड होके, और यहां पे होता है कॉम्प्रेशन और यहां पे होता है टेंशन। अब देखिए कॉम्प्रेशन का क्या मतलब है। अगर मैं इसको कॉम्प्रेस करूं तो कॉम्प्रेस करने का मतलब है कि हम इस सारे मैटर को कम स्पेस में एकोमोडेट करना चाहता हूं। इस पेन के सारे मैटर को कम स्पेस में एकोमोडेट करना चाहता हूं। तो अगर मैं इसका लॉन्गिट्यूडनली इसको अगर मैं लॉन्गिट्यूडनली प्रेस करूंगा तो ये क्या होगा, ट्रांसवर्स में इसका डायमेंशन बढ़ेगा। ये चीज आप आसानी से समझ सकते हैं कि किसी चीज को दबाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, मोटा हो जाएगा, और अगर उसको खींचेंगे तो वो पतला हो जाएगा। मतलब इसका वॉल्यूम तो हमेशा कांस्टेंट रहना है। तो अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है और अगर हम लंबाई बढ़ा रहे हैं तो इसकी मोटाई कम हो जाएगी। उसी तरह अगर हम लंबाई कम कर रहे हैं तो मोटाई इसकी बढ़ जाएगी। यही केस यहाँ पे होता है। अगर मान लीजिए कि विदाउट लोडिंग के पहले अगर इसका शेप ऐसा था, जैसे ही इस पे हॉगिंग आएगा तो ऊपर में आ रहा है कॉम्प्रेशन, नीचे में टेंशन। तो कॉम्प्रेशन आ रहा है तो ऊपर क्या होता है कि थोड़ा सा ये बड़ा हो जाता है और नीचे थोड़ा छोटा हो जाता है, ऐसा सेट हो जाता है इसका। और लेकिन ये जो इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट होता है वो बहुत, अगर ये बी है तो ये हो जाएगा बी प्लस डी बी, और ये हो जाता है बी माइनस डी बी।
लेकिन ये dB बहुत स्मॉल है, इसलिए हम लोग इग्नोर कर देते हैं और फॉर प्रैक्टिकल पर्पस, प्रैक्टिकल कैलकुलेशंस, कैल्क, हम लोग क्या करते हैं, dB को इग्नोर कर देते हैं, 0 मान लेते हैं। तो हम लोग जो एनालिसिस करेंगे उसमें हमेशा यही मानेंगे कि जो हमारा रेक्टेंगुलर शेप है वो हमेशा रेक्टेंगुलर है। बट अगर कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे पूछा जाए, माइनरली माइक्रो लेवल पे पूछा जाए, तो आपका आंसर ये होगा कि अगर नीचे टेंशन है तो नीचे विड्थ कम हो जाएगा, ऊपर विड्थ थोड़ा सा बढ़ जाएगा। रिलेशन बेंडिंग मोमेंट और शेयर फोर्स में क्या रिलेशन है, ये एक एस्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं, इसके लिए पहले एक बीम ले लेंगे, ये मान लीजिए यहां से सपोर्टेड है, यहाँ रोलर लगा हुआ है, और इस पे मान लीजिए कि कोई यूडीएल लगा हुआ है। यूडीएल की इंटेंसिटी है W पर मीटर, ठीक है। अब हमने क्या किया कि एक सेक्शन कंसीडर किया। अब ऑब्वियसली ये जो बीम है इसमें ऊपर यूडीएल लग रहा है, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऊपर से अगर देखेंगे तो हॉगिंग होगा, है ना, ये हॉगिंग होगा, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये हमने मान लीजिए कि x1 और x2 दो सेक्शन कंसीडर किया। तो अगर ये W है और अगर ये लेंथ टोटल अगर इसका L है मान लिया, तो ये सपोर्ट रिएक्शन कितना हो जाएगा, WL/2। ये रिएक्शन इधर हो जाएगा और यहाँ पे रिएक्शन भी होगा WL/2। तो ये सपोर्ट रिएक्शन हो गए। अब हम क्या करते हैं कि ये जो हमने दो सेक्शन कंसीडर किया है, सेक्शन x1 और x2, इसको अलग से हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं इतने में। तो ये हमने ऐसे बनाया, यहां से यूडीएल लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे शेयर फोर्स S लगेगा और नीचे की तरफ S+TS लगेगा और इसके बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं कि dx है। और चूंकि ये हॉगिंग है, मैंने बोला था ना कि ये हॉगिंग है, तो इधर वाला पार्ट इस पे कैसा मोमेंट लगाएगा, ऐसा मोमेंट लगाएगा, और इधर वाला इस पे ऐसा मोमेंट लगाएगा। अब आइए इसको थोड़ा सा, इसको मैंने अलग से बनाया, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं ये कैसे बनाया। देखिए कोई भी चीज अगर मान लीजिए कि ये इस पे बेंडिंग हो रही है, तो कोई भी सेक्शन काटेंगे तो क्या होगा, इसके ऊपर जब लोड लग रहा है, अगर लोड लग रहा है तो हर पार्टिकल एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहा है और इक्वल इन अपोजिट फोर्स लगा रहे हैं, तभी जाके वो आप एक स्टैटिक है। अगर इक्वल इन अपोजिट फोर्सेस नहीं होंगे तो बॉडी कोलैप्स कर जाएगा। तो जैसे ही हमने ये सेक्शन माना, तो ये वाला जो देखिए ये सेक्शन हमने ये कंसीडर किया, तो इधर का पार्ट वाला जो था इस पे ऊपर ऐसे लगा रहा था शियर फोर्स, और इधर वाला इस पे नीचे लगा रहा था। तो क्या हो रहे थे, दोनों मिलके 0 हो जाते थे। उसी तरह इधर वाला जो है मान लेते हैं कि थोड़ा ज्यादा S+DS लगा रहा है, S+DS लगा रहा है इस पे, इधर वाला जो है इस पे ऐसे नीचे लगा रहा है और इधर वाला इस पे ऊपर लगा रहा है S+DS। तो ये दोनों भी एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। तो ये दोनों एक दूसरे को फोर्स लगा रहे हैं। तो और उसके बाद चूंकि यहाँ पे सैगिंग मूवमेंट आ रहा है, तो सैगिंग चारों तरफ होगा, तो इस वाले पोर्शन पे इधर वाला बॉडी इस तरह से मोड़ने की कोशिश कर रहा है, इधर वाला इधर से मोड़ने की कोशिश कर रहा है, और ये हमारा बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है इन दोनों के बीच। ये हमने मान लिया है कि dx है। अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें, चलिए ये तो हो गया, अब इस पे आते हैं। इस पे सोचते हैं कि ये बॉडी स्टैटिक है, क्योंकि एक स्टैटिक बीम का पार्ट है, तो इस पे सारे लगने वाले जो फोर्सेस होंगे x y m y सब कट के 0 हो जाएंगे।
तो वो देखते हैं कि उसको जीरो करते हैं तो हमें क्या मिलता है। तो अगर हम लोग ऊपर का जितना भी फोर्स लग रहा है सिग्मा एफ वाई इज इक्वल टू जीरो अगर करें गिव्स, इससे हमें क्या मिलेगा। देखो ऊपर की तरफ फोर्स है एस, ठीक है, माइनस नीचे की तरफ है माइनस एस प्लस डी एस, ठीक है, और नीचे की तरफ और क्या फोर्स है माइनस ये डब्ल्यू इंटू डी एक्स, और ये क्या होगा जीरो, क्योंकि ये स्टैटिकली स्टेबल है। अब इसको अगर थोड़ा खोल दें तो ये एस और एस कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहां से बचेगा, यहां से अगर डब्ल्यू इसको इधर ले जाएं तो इसे लिख सकते हैं माइनस डी एस बराबर डब्ल्यू डी एक्स और माइनस डी एस बाई डी एक्स इज इक्वल टू डब्ल्यू। ये बहुत बड़ी चीजें हमने निकाली। हमने क्या निकाला, ds क्या है, एस इज ए शेयर फोर्स, एस क्या है एक्चुअली में ये है शेयर फोर्स, और dx क्या है लेंथ। तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स विथ रेस्पेक्ट टू लेंथ, यानी जो हमारा स्पैन है, स्पैन के ऊपर जो रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स है उसको हम लोग कहते हैं लोडिंग, और ये क्या होगा नेगेटिव ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स इज इक्वल टू अप्लाइड लोड। तो ये पहला चीज हमने सीखा। कैसे सीखा, हमने जब इसको एफ वाई इज इक्वल टू जीरो किया, लेकिन इसमें कुछ मोमेंट्स भी लग रहे हैं, ठीक है। तो कुछ मोमेंट्स है, तो हम अभी क्या करते हैं कि मोमेंट्स को भी मान लीजिए कि ये मोमेंट m है और ये m प्लस डी एम है, कुछ मोमेंट भी लग रहा है। तो हम लोग अब सिग्मा m इज इक्वल टू अगर जीरो करें तो हमें क्या मिलेगा, ये है हमारा घड़ी, ठीक है, ये घड़ी है, और घड़ी कैसे चलती है, घड़ी ऐसे चलती है। तो ऐसे वाला जो मोमेंट है उसको लेते हैं पॉजिटिव, क्लॉकवाइज जो है उसको पॉजिटिव लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेंगे। तो ये हमारा m क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो लिखते हैं m, पहले इसका हिसाब किताब कर लें, m माइनस m प्लस डी एम, ठीक है। अब किसी एक जगह से इसके अबाउट मोमेंट लेते हैं। अगर इसके अबाउट मोमेंट लेंगे तो क्या होगा, dx इंटू एस होगा मोमेंट, प्लस में होगा ना, ये डिस्टेंस dx है और यहां से s फोर्स लग रहा है, तो इसके अबाउट लेंगे तो क्या होगा dx इंटू एस, तो s dx। और ये जो लोड है इसके चलते हुए नीचे की तरफ मोमेंट लगेगा उल्टा, ऐसे वाला निगेटिव, तो वो कितना लग जाएगा माइनस, ये है w इंटू डी एक्स, और यहां से cg कितना आ जाएगा dx। दिस शुड बी इक्वल टू जीरो। अब आइए यहां से भी कुछ सीखते हैं। देखिए dx और dx को गुना करेंगे तो क्या आएगा dx स्क्वायर, और ये क्या है बहुत जीरो है, अबाउट दिस इज इक्वल टू जीरो। स्मॉल, एक तो पहले ही dx स्मॉल है, उसमें और एक dx से मल्टीप्लाई किया तो dx स्क्वायर वेरी स्मॉल हो गया, तो ये वाला टर्म को हम लोग जीरो कर देते हैं। तो ये खत्म हो गया। अब हमारे पास ये टर्म बच गया है ना। तो क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं। तो अरेंज करेंगे तो क्या आएगा, इसको उधर लेके जाते हैं, तो m प्लस एस डी एक्स इज इक्वल टू m प्लस डी एम। m तो कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, दिस इंप्लाइज dm बाई dx इज इक्वल टू s।
देखा, एक और चीज सीखा हमने निकाला क्या, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट विथ रिस्पेक्ट टू लेंथ इज इक्वल टू शेयर फोर्स। तो पहले हमने सीखा था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ शेयर फोर्स इज इक्वल टू लोड और रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंट इज इक्वल टू शेयर फोर्स। तो ये दो जो रिलेशन मैंने निकाला ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गाहे बगाहे ये बेसिक्स है, बहुत ज्यादा बेसिक है, लेकिन जब बेसिक चीजें हम थोड़ा एडवांस लेवल में पढ़ते हैं, बड़ी बड़ी चीजें हम थोड़ा जल्दी पढ़ लेते हैं और बेसिक चीजें बाद में पढ़ते हैं। मुझे लगता है ऐसा ही, तभी हम जाके चीजों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं। तो हमने दो चीजें सीखी, पहला सीखा माइनस डी एस बाई डी एक्स इक्वल टू डब्ल्यू और सीखा डी एम बाई डी एक्स इक्वल टू शेयर फोर्स। तो ऐसे इस इक्वेशन से अगर आगे बढ़े डी एम इज इक्वल टू एस डी एक्स ऐसा लिख सकते हैं। और अगर हम इंटीग्रेट करें एम ए से एम बी मान लीजिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, और इसको इंटीग्रेट करें ए से बी, तो इसको लिखेंगे एम बी माइनस एम ए, दिस इज इक्वल टू एस ए से बी डी एक्स, या इसको अंदर ले लीजिए एस डी एक्स। और ये जो होता है एरिया बिटवीन ए एंड बी इन एस एफ टी। अगर मान लीजिए कि कोई हमारा लोडिंग है, इस तरह से उसका इक्वेशन है, और अगर उसका शेयर फोर्स डायग्राम ऐसा आ रहा है, तो शेयर फोर्स में अगर ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, तो ये जो एरिया होगा, दिस एरिया इज इक्वल टू डिफरेंस बिटवीन द मोमेंट्स। तो ये भी एक बेसिक चीजें थी, ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछेगा तो आप बता देना, इसको आंसर दे देना। चलिए अब इसमें थोड़ा सा फिर से आगे बढ़ते, इसको मिटा दें। तो ये सारी चीजें थी जो मैंने शायद डिस्कशन नहीं किया था पिछले वीडियो में, तो बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि और भी चीजें बताओ। मैंने सोचा कि चलो मैं आपको डिस्कस करके बता देता हूँ। अब जो मैंने दो इक्वेशंस आपको निकाल के दिखाए, उसी इक्वेशन पे बेस्ड कुछ ऑब्जर्वेशंस हैं, जो जरूरत होगा तो मैं डील करूंगा, अदरवाइज आपको मैं रेडीमेड बता देता हूँ कि कुछ इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहला है, इफ शेयर फोर्स चेंजेस साइन एट ए सेक्शन, इफ शेयर फोर्स चेंजेस साइन एट सेक्शन, then one bending moment at that section will be either maximum or minimum. Bending moment at that section will be maximum or minimum. अब ये कैसे आता है, हमने क्या पढ़ा था, dm by dx is equal to s। अब कहता है पहला पॉइंट, इफ शेयर फोर्स चेंजेस साइन एट ए सेक्शन, बेंडिंग मोमेंट एट दैट सेक्शन विल बी मैक्सिमम और मिनिमम। अब देखो, शेयर फोर्स अगर साइन चेंज करेगा तो वो जीरो के पास पहुंचेगा, और जब जीरो पहुंचेगा यानी दैट पॉइंट जहां पे वो साइन चेंज करेगा वहां वैल्यू उसकी होगी जीरो। इसका मतलब dm by dx इज इक्वल टू जीरो। और हमने बचपन में मैथ्स में क्या पढ़ा था कि dm by dx अगर जीरो है तो यहाँ पे जो फंक्शन है उसका मैक्सिमा और मिनिमा मिलेगा। ये हो गया मैथ पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहीं से निकल के आता है कि जब शेयर फोर्स साइन चेंज करता है तो वहां पे जो बेंडिंग मोमेंट होता है वो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है।
और जहां पे शेयर फोर्स और एक बात और इसमें ध्यान रखने की है कि ये जो इसका रिवर्स ट्रू नहीं है, यानी जहाँ पे शेयर फोर्स साइन चेंज करता है वहाँ बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, बट जहाँ बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करेगा वहाँ पे शेयर फोर्स मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता है, इसका कोई रिवर्स जो है ट्रू नहीं है। तो ये बात हमेशा दिमाग में रखिएगा। चलिए अब दूसरी बात करते हैं, व्हेन वेयर बेंडिंग मोमेंट चेंजेस साइन। जहां पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है उस जगह को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। ठीक है, अब क्या है, और जहां पे बेंडिंग मोमेंट साइन चेंज करता है वहां पे जो है वो अपना कर्वेचर भी चेंज करता है। कर्वेचर चेंज करने का मतलब कि जहां पे सैगिंग था, सैगिंग के बाद वो तुरंत हॉगिंग में पहुंच जाता है। तो ऐसे पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी कहते हैं। एट द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ मैथमेटिक्स उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। जैसे कि अगर कोई फिक्स बीम है और ये मान लीजिए कि यहाँ पे प्रॉप किया हुआ है, तो इसका जो इलास्टिक कर्व कैसा होगा, डिफ्लेक्टेड शेप कैसा होगा, वो करीब करीब ऐसा होता है। इस तरह बनता है। तो ये देखिए यहां से यहां तक तो जो है वो है, अगर ऊपर से हम लोग देख रहे हैं तो ये है कॉन्वेक्स, और यहां से जो है ये हो जाता है कॉन्केव। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, वो अपना साइन को चेंज करता है। इसको कहते हैं हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। और पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन। और अगर हम इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम अगर खींचे हैं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा होगा इसका, हम बेसिक थ्योरी में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे कॉन्वेक्स तो निगेटिव, तो इस तरह से ऐसे कहीं जीरो हो जाएगा। और यही है, यहाँ पे क्या है, बेंडिंग मोमेंट यहाँ पे क्या है, जीरो है, और यहीं पे साइन चेंज कर रहा है। इसके इधर जाएंगे तो निगेटिव आएगा, इसके इधर जाएंगे तो पॉजिटिव आएगा। ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव हो गया, तो इसको कहेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन या पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो ये था बेंडिंग मोमेंट के रिस्पेक्ट में। ये भी थोड़ा सा नोट करने की वाली बात है, नोट कर लेते हैं। दो चीजें हमने कर ली, अब ये तीसरी बात है। तीसरी बात ये है कि हमारे पास अगर हमने कोई बीम है, मान लीजिए कोई बीम है, इसमें कुछ लोड किया है, ऐसे मान लीजिए लोडिंग कर रहा है, तो जो लोड कर्व है उसका अगर डिग्री x है तो शेयर फोर्स का जो कर्व होगा उसका डिग्री x+1 होगा, और बेंडिंग मोमेंट का जो कर्व होगा उसका डिग्री x+2 होगा। कहने का मतलब कि जो लोड कर्व होता है उससे 1 डिग्री हाइयर होता है शेयर फोर्स का कर्व, और उससे 1 डिग्री हाइयर होता है बेंडिंग मोमेंट का कर्व। तो ये हो गया एक और पॉइंट। अब डिग्री ऑफ कर्व तो आपको पता ही होगा, ये मुझे ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। जैसे डिग्री कर्व कहने का मतलब है कि जैसे x² + 2bx + c = 0, तो ये कौन कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का कर्व है।
उसी तरह अगर क्यूबिक है तो ये 3 डिग्री का है, 4 है तो 4 डिग्री का है। तो इस तरह से डिग्री होता है कर्व के इक्वेशन का। तो उस हिसाब से हम लोग, अगर हम लोग लोड कर्व का x डिग्री है तो एक होगा, जैसे अगर x 0 है किसी केस में तो शेयर फोर्स का 1 होगा और बेंडिंग मोमेंट का 2 होगा। तो ये है इसका मतलब। ये सब चीजें कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं ऐसी, इसीलिए मैं ये सब बता दे रहा हूँ। अदरवाइज अगर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये सब क्वेश्चन आप टू दी पॉइंट भी बना सकते हैं, क्योंकि अगर आपके अंदर बेसिक्स चीजें हैं, अगर मान लो इस पॉइंट ऑफ व्यू से आप नहीं भी पढ़ाई की है तो क्वेश्चन देख के एट द टाइम थोड़ा सोचेंगे तो भी आप ये सब क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। अब आइए देखिए, बीम है, मान लेते हैं एक बीम बनाता हूं मैं 3 डिग्री। ये अगर हमारा बीम है कोई, ये एक्सिस बना दिया, अगर इस बीम के ऊपर ऐसे फोर्स लग रहा है मान लीजिए P, तो क्या होगा, ये ऐसे बेंड करेगा। तो इसका जो सेक्शन है, ये जो सेक्शन है देखिए, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए कि ये हमारा बीम है और ये बीम ऐसे बेंड किया, तो जब बेंड करेगा तो इसका एक एक जो सेक्शन है वो थोड़ा थोड़ा रोटेट करेगा। जैसे अगर मान लीजिए सेक्शन प्लेट्स का मिलकर बना है, तो अगर ऐसे रोटेट करेंगे तो इसका एक एक प्लेन जो है वो भी थोड़ा थोड़ा रोटेट होगा, और वो जिस एक्सिस के अबाउट रोटेट होगा उसको कहते हैं न्यूट्रल एक्सिस। तो अगर ऐसे लोडिंग करेंगे तो ऐसे होगा, तो लोडिंग ऐसे है तो इसका जो ट्रांसवर्स एक्सिस है ये हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस, जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट करेगा। अगर यही फोर्स ऐसे लग रहा होता है 90 डिग्री पे, तो ये फिर रोटेशन इसका कैसे होता है, देखिए ये बीम है, ये बीम है, अगर वर्टिकल लोड लग रहा है तो ये ऐसे बेंड करेगा, ठीक है, तो इसका न्यूट्रल एक्सिस जो होगा वो ऐसा वाला एक एक्सिस होगा। लेकिन अगर इसमें ऐसे बेंड करेगा ऐसे, तो इसका जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो वर्टिकल प्लेन में होगा। तो अगर इधर से लोडिंग P लग रही है तो इसमें न्यूट्रल एक्सिस क्या होगा, रोटेट किसके अबाउट करेगा, इसके अबाउट, तो ये हो जाएगा न्यूट्रल एक्सिस का प्लेन। और बेंडिंग हो रही है, मान लीजिए बेंडिंग हो रही है, और बेंडिंग इतनी ही हो रही है कि इसका जो, इसके जो सारे एलिमेंट्स है वो इलास्टिक लिमिट के अंदर है, इलास्टिक लिमिट के अंदर है। तो जो इसका न्यूट्रल एक्सिस होगा वो हमेशा इसके सेक्शन के सेंट्रॉइड से पास करेगा, यानी इसको कहते हैं प्योर बेंडिंग। प्योर बेंडिंग का मतलब कि ये कॉम्प्रेशन में या टेंशन में अपने इलास्टिक जोन को पार नहीं करता, अपने इलास्टिक लिमिट के अंदर रहता है। तो ऐसे सिचुएशन को कहते हैं प्योर बेंडिंग। और अगर प्योर बेंडिंग हो रही है तो जो न्यूट्रल एक्सिस होगा वो हमेशा एरिया के सेक्शन के सेंट्रॉइड से पास करेगा। इसको मैं लिखता हूं, इन प्योर बेंडिंग न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू सेंट्रॉइड ऑफ सेक्शन। और अगर प्योर बेंडिंग रही है, इफ नो प्योर बेंडिंग, तो न्यूट्रल एक्सिस इज इक्वल टू इक्वल एरिया एक्सिस। अब इक्वल एरिया एक्सिस क्या होगा कि जो कॉम्प्रेशन जोन और कॉम्प्रेशन जोन का एरिया दैट इज इक्वल टू टेंशन जोन का एरिया, दोनों के बीच का जो इक्वल एरिया के बीच का जो डिवाइडिंग लाइन होगा वही उसका न्यूट्रल एक्सिस होगा। वो सेंट्रॉइड भी हो सकता है, सेंट्रॉइड नहीं भी हो सकता है। तो ये थी शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट और कुछ गूढ़ बातें, या कहें कि कुछ खास बातें जो कि जाननी जरूरी थी और मैंने बताया नहीं था पहले। तो चलिए ठीक है, आज मुझे लगा कि शायद ये सब चीज़ें आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, लेकिन कमेंट्स आए तो मुझे लगा कि ये बताना ही पड़ेगा। तो
इन सारे जो भी चीजें मैंने इस वीडियो में डिस्कशन की हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसके डायरेक्ट से क्वेश्चंस भी आते हैं ऑब्जेक्टिव, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो इसको अच्छे से समझिए, अगर कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम हो या कुछ छूट गया हो तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज जो भी आपके पास बुक है उस बुक से भी इन सब चीज़ों को एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। और तो मेरे ख्याल है शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट के बारे में अब कोई भी बेसिक चीजें या कोई भी फंडामेंटल अब बाकी नहीं रहा। बाकी अब जब हम लोग इनडिटर्मिनेट बीम में या सेक्शन में या पोर्टल वगैरह जो भी है उसमें जब जाएंगे, जब मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड और भी सारे मैट्रिक्स मेथड, इन सब चीज़ों को जब हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें भी हम लोग शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट कैसे निकालते हैं वो सब हम लोग देखेंगे। तो ऑल अबाउट शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट मेरे ख्याल से हो गया। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इसको लाइक जरूर करिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, और अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस चैनल पे अपलोड होने वाले सारे वीडियोस आपको हमेशा मिलता रहे। धन्यवाद।